Assalamu alaikum students, welcome to Education and Happiness YouTube channel, NUMS Army Medical College, NUMS Admissions 2020। बस आज की इस वीडियो में हम आपके सामने नम्स एएमसी के जो पास्ट पेपर आते रहे हैं 2009, 10, 11, 12, 13 इनसे लेके 2019 तक, इवन के जो लास्ट ईयर जो नम्स का टेस्ट हुआ है, साथ उसके बाद एक रीकंडक्ट टेस्ट भी हुआ था। जो पहले अगस्त में टेस्ट हुआ, उसके बाद एक टेस्ट हुआ अक्टूबर में। वो इसलिए हुआ था क्योंकि अगस्त का टेस्ट जो था उसमें थोड़े से प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से टेस्ट दोबारा कंडक्ट हुआ था। तो जो लास्ट ईयर टेस्ट हुआ है उसके भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को, आज की वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है गाइस, अगर आप आज की वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, एट द एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि नम्स में पिछले 5 सालों में किस तरह के एमसीक्यूज आते रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है। ठीक है, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। नम्स टीम एजुकेशन हैप्पीनेस सब्सक्राइब गाइस, हमारा ये यूट्यूब चैनल है नम्स सेंट्रल टेस्ट प्रिपरेशन टीम आर्मी मेडिकल कॉलेज का, एजुकेशन एंड हैप्पीनेस। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में नम्स एएमसी के पास पेपर शेयर किए जाएंगे आपके साथ, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। पूरा देखेंगे इस वीडियो को, तो फिर आपको नम्स की टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, और साथ साथ आपका यूएचएस ईटा की भी तैयारी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं अपने आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरफ। ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज एक ऐसा प्रेस्टिजियस कॉलेज है जो 1977 में बनाया गया। ठीक है, इसमें हर वो स्टूडेंट जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या एमबीबीएस बीडीएस डॉक्टर बनना चाहता है, वो एएमसी में अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए आपको नम्स का टेस्ट देना ज़रूरी होता है। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नम्स की टेस्ट की डेट ऑटोमेटिकली मिल जाए। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नम्स के पास पेपर किस तरह के होते हैं और नम्स का 2020 का टेस्ट कैसा होगा, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखना है। गाइस, चलें, सबसे पहले हम लोग करेंगे फेजेस का। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक आ रहा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। राइट साइड पे लिखा गया है कि नम्स 2014 से लेकर 17, फिर 17 से लेकर 19, इनके नीचे लिखा हुआ है पास्ट पेपर। इसका मतलब ये है कि 2014 से लेकर 17 तक, फिर 17 से लेकर 19 तक, इन 5 सालों में जितने भी पास्ट पेपर नम्स के आते रहे हैं, ठीक है, आज वो पास्ट पेपर में हम आपके सामने शेयर करेंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखना है। तो सबसे पहले वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में अगर मैं बताऊं, तो हमारे पास ना फिजिक्स में 2 किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक का नाम होता है स्केलर क्वांटिटीज़ और एक का नाम होता है वेक्टर क्वांटिटीज़। बस इन दोनों में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो ये है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ है ना, दे ओनली डिमांड द मैग्नीट्यूड। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इनका जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। तो ये था इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में मेन डिफरेंस। स्केलर आर द क्वांटिटीज़ दैट आर फुली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड। ठीक है, कह रहा है स्केलर एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो जस्ट मैग्नीट्यूड के बेस पे डिफाइन की जा सकती हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स आर क्वांटिटीज दैट आर फुली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गाइस, तो इनके दरमियान फ़र्क ये होता है कि स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको ना जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और जो वेक्टर्स होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूर चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ स्केलर एंड वेक्टर। अगर हम इनकी एग्जांपल भी शेयर कर दें तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमारी टीम ने इसकी एग्जांपल भी बना दी, तो अभी मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। कहता है स्केलर क्वांटिटी इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जो स्केलर होती है इसके अंदर जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ एंड इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मैथ्स में देखो, आप मैथ्स को ना जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, उसको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है। उसके बाद कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड हैज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड हैज़ वेल एज डायरेक्शन। गाइस, तो वेक्टर तो मैंने कहा ना कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और आपको फोर्स भी चाहिए, तो इसकी एग्जांपल क्या आती है? फोर्स। एग्जैक्टली गाइस, देखो, आप फोर्स है, आप किसी चीज़ को पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे फोर्स चाहिए होती है। ठीक है, तो अब फोर्स का, तो फोर्स दो चीज़ें मांगती है, फोर्स मैग्नीट्यूड भी मांगती है और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कैसे? लाइक लेट्स सपोज आपने एक कार को पुश करना है, कार पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो कार की डायरेक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी जहाँ पे आपकी फोर्स लग रही है। ये नहीं है कार आप फोर्स फॉरवर्ड लगा रहे हो तो कार बैकवर्ड जा रही है। तो ये जो फोर्स होती है डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड करती है, और मैग्नीट्यूड आप में कितनी जान है कि आप उस कार को पुश कर रहे हो। तो मैग्नीट्यूड भी, यानी कि आपकी ताकत, क्वांटिटी भी फोर्स की, और आपकी डायरेक्शन भी। तो ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ का मेन डिफरेंस है।
गाइस अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फिजिक्स पार्ट 1 में, और उस टॉपिक का नेम है कि व्हाट इज़ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। कि जो मोमेंटम होता है और एक्सप्लोसिव फोर्सेस है, इनका क्या रिलेशनशिप है। मोमेंटम तो आप लोग सबको पता है कि वो होता है P = mv, यानी कि अगर हम मास को और वेलोसिटी को प्रोडक्ट उनका लेते हैं तो उससे हमें मोमेंटम यानी कि P मिलता है। लेकिन अब इसका एक्सप्लोसिव फोर्सेस जो सी होती हैं, इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये मैं आपके सामने आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। गाइस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन नम्स के पेपर में आता है ना, वो ये है कि क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है ड्यूरिंग एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन जब हम करते होती है तो उस केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं कहता रहता। तो उस चीज़ को मैं आपको बता दूं, कहता है कि विदर इट इज़ ए कोलिजन और एन एक्सप्लोजन। अगर तो वो कोलिजन है या एक्सप्लोजन है, ठीक है। इफ़ इट अकर्स इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती। द ईच ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इनकाउंटर द सेम इम्पल्स टू कॉज द मोमेंटम चेंज। गाइस से क्या पता चला हमें, क्योंकि इसमें हर ऑब्जेक्ट जो सा होता है वो मोमेंटम चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, तो टोटल जो मोमेंटम होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि कंजर्व नहीं रहता। कह रहा है द इम्पल्स एंड मोमेंटम चेंज इन ईच ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, थस द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। एग्जैक्टली गाइस देखें, एक आइसोलेटेड सिस्टम था आपके पास, उसमें कोलिजन हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, ईच ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स इनकाउंटर। अब हर ऑब्जेक्ट ने उस सिस्टम के ऊपर एक इनकाउंटर किया, जिसकी वजह से जो इसका जो मोमेंटम था, सेम मोमेंटम रिमेन्स द चेंज। तो मोमेंटम जब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम तो कंजर्व रह रहा है। इसीलिए तो जो टोटल जो मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर, वो हमेशा कंजर्व रहता है। गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। ये एजुकेशन हैप्पीनेस है, हमारे चैनल को करने आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये ग्रुप फोटो है नम सेंटर्स प्रिपरेशन टीम की। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। गाइस के जो हमारे पास होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। अब जो कोलिजन हुई है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि उसमें जो टोटल मोमेंटम होता है एक्सप्लोसिव कोलिजन्स में, वो हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन अब ये जो कोलिजन्स होती हैं एक्सप्लोजन्स की, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो ये मैं आपके सामने बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जांपल, ये बेसिकली एक्सप्लोजन उन चीज़ों को कह रहा है, लाइक लेट्स सपोज आप दो रबड़ की बॉल हैं, उनको हिट करते हो ग्राउंड सरफेस पर, वो बाउंस बैक करती है, उस चीज़ को एक्सप्लोसिव फोर्सेस कह रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कोलिजन्स आर कंसीडर्ड इन इलास्टिक व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। गाइस इसमें दो केसेस होते हैं, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन्स और एक होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन्स और दोनों में फ़र्क ये होता है कि इलास्टिक में जो टोटल एनर्जी है ना, वो कंजर्व रहती है। लाइक आपने एक रबड़ बॉल है, वो ज़मीन पे फेंकी, वो बाउंस बैक होगी उसी एनर्जी के साथ, यानी कि उसमें टोटल एनर्जी कितनी रही है, कांस्टेंट। तो ये थी इलास्टिक कोलिजन्स। अब इन इलास्टिक कोलिजन्स कौन सी होती हैं, ऐसी कोलिजन्स होती हैं जिसमें टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एक हार्ड बॉल है, ठीक है। एक हार्ड बॉल आप उसको ग्राउंड पे मारते हो, जब आप उस ग्राउंड पे लगती है तो वापस आती है, तो वो इतना बाउंस बैक नहीं करती। वो बाउंस बैक क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। तो ये इलास्टिक और इन इलास्टिक के दरमियान मेन डिफरेंस है। उसके बाद हम चलते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। ये जो मोमेंटम होती है इसकी दो टाइप्स होती हैं, लीनियर भी हो सकती है और ये एंगुलर भी हो सकती है। तो इसमें फ़र्क क्या है इन दोनों में, ये मैं आपके सामने बताता हूँ। लीनियर और एंगुलर का पहले मैं बताता हूँ। लीनियर का मतलब है कोई भी चीज़ जो स्ट्रेट होती है, और जो एंगुलर वो होती है जो जिसका कोई एंगल होता है, और एंगल हर हर उस चीज़ का एंगल होता है जो सर्कुलर में होती है। इस चीज़ को लिख लें, हर वो चीज़ जो सर्कल में मूव कर रही है तो जस्ट उसका एंगल होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ स्ट्रेट मूव कर रही है उसका एंगल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता दूं, कह रहा है सो लीनियर और ट्रांसलेशनल मोमेंटम इज जस्ट एम वी। लीनियर मोमेंटम तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था ना कि वो तो पी इक्वल्स टू एम वी होता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका क्या फार्मूला होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसमें ये है, देयर इज मोर देन वन इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, सो इट फॉलोज दैट एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गाइस देखो, जो आपका लीनियर मोमेंटम था ना, वो तो लीनियर मोशन से ताल्लुक़ करता है, इसलिए हमने वहाँ पे मास और वेलोसिटी ले ली। लेकिन जो आपका एंगुलर मोमेंटम है ना, कह रहा है कि वो क्या फॉलो कर रहा है, वो आपका इनर्शिया। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम इज़ द अमाउंट ऑफ योर इनर्शिया। जितना किसी भी बॉडी का इनर्शिया होता है, उतना ही उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, और इसका यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाइड कर देते हो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलता है, आपको उससे मिलता है एंगुलर मोमेंटम मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड। तो गाइस देखें, इसमें दो चीज़ें बताई हैं। पहले वो कह रहा है, पहले नंबर पे बता रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो मेजर होता है किसका, इनर्शिया का, डॉट एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा रेडियन पर सेकंड में मेजर होती है, और जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमेशा आपका मेजर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो गाइस ये थी एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसमें मैंने आपको उसका फार्मूला और दोनों फार्मूलेस के अंदर जो क्वांटिटी यूज़ हो रही थी उनके यूनिट्स बताए हैं, ठीक है। तो ये भी स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।
गाइस चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि डैम्पिंग ऑसिलेशंस क्या होती हैं। गाइस डैम्पिंग ऑसिलेशंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे कि डैम्पिंग क्या होती है और अनडैम्पिंग क्या होती है। गाइस चलें स्लाइड को शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, होपफुली आपको ये पसंद आएगी, इसलिए आप लोग इसको सुनना। देखिए डैम्पिंग अनडैम्पिंग है, ये दो सिनेरियोस होते हैं, मैं आपको वहाँ से समझाता हूँ। आप लोगों ने अक्सर फील किया होगा जब हम बाइक पर सफ़र कर रहे होते हैं, कोई जंप आता है तो आपको ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा हर्ट होता है बंदा। वो जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो इसलिए प्रोड्यूस हो रही होती हैं क्योंकि आपके जो बाइक के अंदर जो शॉक्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते और उसमें डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, तो वो जितनी किसी भी चीज़ में डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो उतनी ही उसमें ज़्यादा जो सा होगा वो ऑसिलेशंस होगी। अब अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस वो ऑसिलेशंस होती हैं जिसमें आपके पास जो सा होता है ऑसिलेशंस काफ़ी रिड्यूस कर दी जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने अभी स्लाइड पढ़ता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। कहते हैं अ लीनियर ट्रांसलेशन मोमेंटम इज़ जस्ट भी ये थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में इन्होंने दोबारा बताया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कहता है कि जो डैम्पिंग ऑसिलेशंस है ना, इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखो, कह रहा है कि जो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होता है ना, वो बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ये ना बेसिकली डील कर रहा होता है जब आपके पास कोई भी लाइक ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आपके पास आप ये कह लो कि कोई ऑसिलेशंस नहीं हो रही हैं उसके अंदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कह लो फ्री ऑसिलेशन बट इन ऑल नेचुरल सिस्टम डैम्पिंग इज ऑब्जर्व्ड अनलेस एंड अनटिल एनी कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज सप्लाइड टू ओवरकम द डैम्पिंग। इन सच अ सिस्टम द एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी एनर्जी ऑल रिमेन कांस्टेंट। गाइस देखें हमारे पास ना दो सिनेरियोस होते हैं, ये स्लाइड्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा आप इसे ध्यान से सुनते जाना। हमारे पास दो सिनेरियोस होते हैं, एक होता है डैम्पिंग और दूसरा होता है अनडैम्पिंग। गाइस जो डैम्पिंग होता है ना, इसका मतलब है किसी चीज़ का इफेक्ट ख़त्म कर देना, और अनडैम्पिंग वाला होता है किसी चीज़ का इफेक्ट ख़त्म नहीं होना। तो डैम्पिंग जो सा है, जब आप किसी सफ़र कर रहे हैं, रोड के ऊपर कोई जंप आता है या कोई खड्डा डिच आता है, खड्डा आता है, तो आप उसकी वहाँ पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस होते हैं, बार बार ऊपर नीचे होते हो, ठीक है। अब वो जो चीज़ है ना, उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे डैम्पिंग होनी चाहिए। जब डैम्पिंग करोगे तो आपकी ऑसिलेशंस वहाँ पे कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि डैम्पिंग जो सा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एम्पलीट्यूड के साथ। किस चीज़ का एम्पलीट्यूड? आपकी ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड। जितनी आपकी डैम्पिंग ज़्यादा है उतनी आपकी ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा। गाइस तो नम्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डैम्पिंग एंड द एम्पलीट्यूड। तो इस चीज़ को लिख लें, डैम्पिंग इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अनडैम्पिंग क्या होगा? अनडैम्पिंग ये होगा यहाँ पे वहाँ पे यानी कि शॉक्स ही नहीं थे, या ऑसिलेशंस आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं, डैम्पिंग हुई नहीं है। तो ये अनडैम्पिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड की, और जो डैम्पिंग होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके सामने फिर बाद में हमने एक आर्मी मेडिकल कॉलेज की ग्रुप फोटो आप लोगों के सामने शेयर की है। उसके बाद गाइस एक टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक का नेम है डॉपलर इफेक्ट। कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से केयरफुली सुनना है। गाइस जो डॉपलर इफेक्ट है ना, कहता है एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड लाइट और अदर वेव्स एज अ सोर्सेज। गाइस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं दे दूं। देखिए डॉपलर इफेक्ट ना बेसिकली रिलेट कर रहा होता है साउंड वेव्स के साथ। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इस चीज़ को लिख लें। डॉपलर इफेक्ट ऑलवेज रिलेट्स विद योर साउंड इफेक्ट्स, यानी कि जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं डॉपलर इफेक्ट का रिलेशनशिप इसके साथ है, ठीक है। तो इसमें लाइक आप सिनेरियो अगर आपको पेपर बुक में याद हो तो इसमें एक पर्सन होता है जो उस पर खड़ा होता है आपका रेलवे स्टेशन पे, एक ट्रेन आती है उसके पास, तो उसमें हम साउंड वेव डिटेक्ट करते हैं कि कितना एम्पलीट्यूड है। फिर वो जो ट्रेन उससे दूर जाती है फिर क्या सिनेरियो होता है, फिर जो पर्सन उस ट्रेन से दूर जाता है फिर क्या सिनेरियो होता है, फिर जो पर्सन उसके नज़दीक जाता है फिर क्या सिनेरियो होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है, जिसमें जितना डिस्टेंस कम हो रहा था अपनी साउंड वेव्स इंक्रीज़ करती हैं, जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था तो आपकी जो वेवलेंथ होती है वो भी इंक्रीज़ करती है, तो साउंड वेव्स आपकी डिक्रीज़ करती हैं। तो यही चीज़ें, इसी इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है। लेकिन अब आज मैं जो आपके साथ स्लाइड शेयर करूँगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। आज वो टॉपिक्स आपके साथ मैं बताऊँगा जो नम्स के टेस्ट में आते रहे हैं। Correct Doppler effect है an increase or decrease in the frequency of the sound, light or other waves as a source and the observer move towards away each other. The effect causes a sudden change in each pitch noticeable in passing siren as well as the red shift seen by astronomers. Guys तो ये जो astronomer वाला concept है, ये बेसिकली इससे मुराद ये है कि टेलीस्कोप में भी डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है।
उसके अलावा अगर नीचे आप कह रहे हो तो कह रहा है कि जो डॉपलर इफेक्ट है, डज द डॉपलर इफेक्ट इफेक्ट टू ऑल वेव्स, कह रहा है जो डॉपलर इफेक्ट होता है क्या वो हर किस्म की वेव्स को इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर ये है द डॉपलर इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व टू अकर विद ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। एग्जैक्टली, डॉपलर इफेक्ट जो है वो हर किस्म की वेव्स को डिटेक्ट करता है। मैंने आपको जिस तरह ऊपर बताया था कि पैसेंजर खड़ा है और ट्रेन है तो उसमें जो साउंड वेव्स आता है, तो ये नहीं है कि सिर्फ साउंड वेव्स के साथ डॉपलर इफेक्ट है, लिख लें अपने पास डॉपलर इफेक्ट जो है वो हर किस्म की वेव्स को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में कह रहा है मोस्ट नोटेबली वाटर वेव, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव। अच्छा, कह रहा है अगर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस किस वेव्स को ये डिटेक्ट करता है या इफेक्ट करता है डॉपलर, तो आप लोग अपने पास लिख लें वाटर वेव्स को भी, उसके अलावा अपना साउंड वेव्स को भी, फिर लाइट वेव्स को भी। लाइक वाटर वेव्स में किस तरह से इस्तेमाल होता है, वाटर वेव्स में ना जो नेवी होती है, अगर कोई एनिमी बोट है, कोई दुश्मन की बोट है या कोई भी खतरा है, तो उस चीज़ को डॉपलर इफेक्ट के थ्रू हम लोग उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई डेंजरस चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट के काफ़ी सारे यूजेस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जो डॉपलर इफेक्ट है, व्हाट इज़ द डॉपलर इफेक्ट यूज़ फॉर, ये यूज़ किस लिए होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको साउंड वेव्स बताया था ना, अभी मैं इसके इस्तेमाल यूजेस बताता हूँ। कहता है डॉपलर इफेक्ट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड एट विच द स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर अप्रोचिंग और रिसाइडिंग फ्रॉम अस। वैसे अगर हम चाहते हैं कि अपने स्टार्स के गैलेक्सीज को हमने अपनी स्पीड्स को मेजर करना है, तो उसके लिए भी हम अपना डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, वैसे जो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट है ना, ये बेसिकली स्टार्स की और सैटेलाइट्स की जो मोशन होती है, उनकी स्पीड्स है, उनका जिक्र कर रहा है। अगर तो डॉपलर इफेक्ट रेड शिफ्ट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सा ना ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूविंग अवे, ऑब्जेक्ट जो है वो अवे जा रहा है, रेड शिफ्ट है। और अगर ब्लू दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नज़दीक आ रहा है। तो ये यूजेस भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट करने हैं। फिर जो ऊपर साउंड वेव्स कौन कौन सी बता रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इसके इफेक्ट्स है और जो मैंने ऊपर आपको पैसेंजर की एग्जांपल बताई है, सारे जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस उसके बाद फिजिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक टेक्निकल टॉपिक है, उसका नेम है जो कैपेसिटर्स होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है। वैसे तो आज मैं आपके सामने कैपेसिटर्स की टाइप्स में आपको शेयर कर देता हूँ कि जो कैपेसिटर्स होते हैं इसकी हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होते हैं। हमारे पास जो है ना 5 किस्म के कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे 4 लिखे गए हैं, लाइक पेपर कैपेसिटर्स, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, फिर हमारे पास आ रहा है टेंटलम इलेक्ट्रोली कैपेसिटर्स, और फोर्थ नंबर हमारे पास आ रहा है नाइबियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। तो 4 किस्म के कैपेसिटर्स हैं और उनके जो डाइलेक्ट्रिक्स मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया था कि वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं। तो डायरेक्ट लाइक जो पेपर कैपेसिटर में पेपर यूज़ हो रहा होता है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ हो रहा होता है, टेंटलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स में टेंटलम पेंटॉक्साइड यूज़ हो रहा होता है, और नाइबियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स में आपके पास नाइबियम पेंटॉक्साइड यूज़ हो रहा होता है। तो ये हो गया, साथ साथ उनकी रिलेटिव परमिटिविटी भी बताई हुई है। इससे मुराद ये है कि कितनी उसके अंदर परमिटिविटी है इलेक्ट्रिकल करंट को पास करने की। तो हम इसमें देखें सबसे ज़्यादा हमारे पास किसकी है, नियोबियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स की, जो नियोबियम पेंटॉक्साइड यानी कि Nb2O5 के बने होते हैं, इनकी 45 परमिएटिविटी है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा अच्छे कैपेसिटर कौन से हैं आपके पास, नियोबियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। आप इस चार्ट को बार बार देखें ताकि आपको इन कैपेसिटर्स के नेम, उनकी डाइलेक्ट्रिक और उनकी परमिटिविटी अच्छी तरह से याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट चार्ट था। उसके बाद में अगर आपको बताऊं कि जो कैपेसिटर्स होते हैं इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो मैंने ऊपर भी थोड़ी सी टाइप्स आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन मजीद जो कॉमन टाइप्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो कहते हैं टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स अवेलेबल रेंज फ्रॉम द स्मॉल डेलिकेट ट्रिमिंग कैपेसिटर यूजिंग इन ऑसिलेटर्स और रेडियो सर्किट्स टैप अप टू द लार्ज। तो डिफरेंट टाइप्स बताई हैं, ठीक है। ऐसा अब हम चलते हैं अपने एसी डीसी की तरफ। अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट क्या होते हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनते जाएं। अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन इन कंट्रास्ट टू डायरेक्ट करंट। अब ये एसी और डीसी करंट है, ये इस्तेमाल क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या है। तो कह रहा है अल्टरनेटिंग करंट एसी इज जनरली यूज फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जो एसी करंट है ना, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, क्या मतलब है इसका, जो वोल्टेज हमारे पावर स्टेशन, ग्रिड स्टेशन, डैम से जो बिजली आ रही है पावर स्टेशन पे, पावर स्टेशन से बिजली हमारे घरों तक आ रही है, उसके लिए जो जनरेटर इस्तेमाल होते हैं वो एसी जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। which by they provide an alternative current to power whatever is needed, but the direct current is more widely used for the electronic mode। अच्छा गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि डीसी ज़्यादा यूज़ होता है एसी। तो मैं बता दूं कि एसी आपके जस्ट घरों तक महदूद होता है, लेकिन जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, चार्जर्स, टॉर्च, जो भी चीज़ें हैं सारी जो ज़्यादातर काम कर रही हैं आपकी डीसी पे कर रही हैं। सबसे ज़्यादा मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, ये भी डायरेक्ट करंट पे काम कर रही हैं। इसीलिए लिखा गया आखिरी लाइन पे देख लो, DC is more widely used for the electronic boards themselves and for other many applications, ठीक है। तो DC ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू योर अल्टरनेटिंग करंट।
उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नेम है व्हाट आर स्पेशली डिजाइन पी एन जंक्शन। गाइस पी एन जंक्शन बेसिकली दो किस्म के जंक्शन होते हैं, जिसमें एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। उसमें आप लोग कोई भी सिलिकॉन जर्मेनियम यूज़ कर सकते हो। उसमें आप लोग फिर उसके पी एन जंक्शन क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक करंट देते हो। इलेक्ट्रॉन जो है एन जंक्शन से पी जंक्शन में डिफ्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है। इस चीज़ को हम लोग पी एन जंक्शन बोलते हैं। तो लिखा गया है कि अ पी एन जंक्शन इज़ अ बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, पी टाइप एन टाइप। ठीक है, पी एन जंक्शन इज क्रिएटेड बाय डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ऐड कर दो, उस चीज़ को डोपिंग बोला जाता है। फॉर एग्जांपल बाय आयन इम्प्लेशन या डिफ्यूजन ऑफ डोपेंट्स बाय एपिटेक्सी। स्कॉटी जंक्शन इज द स्पेशल केस। ये एक जंक्शन की एक टाइप है, इसको आप लोग याद कर लो। स्कॉटी जंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ पी एन जंक्शन वेयर मेटल सर्व्स द रोल ऑफ पी टाइप सैब्रिकेटर। तो थोड़ा सा पी एन जंक्शन के बारे में था। तो ये थी फेजेस की स्लाइड। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आपके साथ थोड़े से टॉपिक शेयर किए जाएंगे। होपफुली आप इसको, ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगेंगे, इसलिए आपको ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अच्छी तरह सुनते जाएं। केमिस्ट्री के टॉपिक्स ये हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नम्स के पास पेपर में भी आते रहे हैं और इस साल भी आने हैं, इसलिए आप इसको चीज़ को ध्यान से केयरफुली सुनते जाएँ। कई सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नेम था केक्यूल और दीवार। ये जो केक्यूल और दीवार है ना, इन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये क्यों दिया, बाकी क्यों नहीं दिया? इसलिए बेंजीन का दिया है क्योंकि बेंजीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिंग है। इससे बहुत ज़्यादा आपके हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टोलिन, फिनॉल, हाइड्रोक्सिल। ये सारे जो से हमारे पास जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी हैं, ये सारे बेंजीन से बनते हैं। बेंजीन की जो रिंग होती है, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होती है, sp2 टाइप होती है। तो इसीलिए केक्यूलर दीवार ने दिया। अब हम देखते हैं कि केक्यूलर दीवार ने क्या कहा था बेंजीन के रिंग के, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में। उसने ये कहा था, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन प्रपोज बाय सर जेम्स दीवार। जो दीवार का पहले हम देखते हैं, दीवार ने ये कहा था कि हेक्सागोनल रिंग होती है बेंजीन की, जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और 2 अपोजिट एटम ज्वाइंड बाय अ लॉन्ग सिंगल बॉन्ड अक्रॉस द रिंग एंड विच द 2 बॉन्ड्स सी। अच्छा गाइस, दीवार ने ये कहा था कि जो बेंजीन की रिंग होती है ना, उसके उसके दरमियान पैरा बॉन्ड होता है। पैरा बॉन्ड आप 1 से 4 भी बना सकते हो, 2 से 6 भी बना सकते हो, 3 से 2 भी। तो इस तरह से जो पैरा बॉन्ड्स दीवार ने दिए थे, और जो केक्यूल था उसने ये कहा था कि नहीं, दीवार गलत कह रहा है। उस केक्यूल ने ये कहा था कि उसमें बेंजीन की रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था केक्यूल के और दीवार के स्ट्रक्चर में, जो इन्होंने बेंजीन के मुतालिक दिया था। अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू कैन डिस्टिंग्विश, यानी कि आप लोग किस तरह से डिफरेंस कर सकते हो बेंजीन का, बेंजीन की रिंग अकॉर्डिंग टू केक्यूल एंड दीवार स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें, कह रहा है कि द केक्यूल स्ट्रक्चर इज़ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। गाइस हम इस तरह कह सकते हैं, इसका आप आंसर ऐसे लिख सकते हो कि केक्यूल और दीवार के दरमियान फ़र्क ये था कि केक्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया था वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, और जो उसने दीवार ने दिया था उसने पैरा बॉन्ड्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नेम है कि हमारे पास ये जो होते हैं इम्यूनो एसिड्स, ये क्या होते हैं? वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्यूनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। ऐसे याद रखिएगा, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडीज़ के लिए। जब जो आपके प्रोटीन्स होते हैं किससे बनते हैं? आपके इम्यूनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अमीनो एसिड्स। व्हेन प्रोटीन्स आर डिजेस्टेड और ब्रोकन डाउन, अमीनो एसिड्स आर लेफ्ट। ठीक है गाइस, देखो अगर आप प्रोटीन को तोड़ते हो तो उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ब्रेकिंग द प्रोटीन्स वी गेट द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर लेफ्ट। द ह्यूमन बॉडी यूजेस अमीनो एसिड्स टू मेक द प्रोटीन्स। अब अमीनो एसिड से हम लोग प्रोटीन्स वगैरह बना सकते हैं एंड ब्रेक डाउन द फूड। तो ये थोड़ा सा अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब अगर मैं आपके सामने शेयर करूं कि व्हाट आर द 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, 10 कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट या एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस द एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर अर्जिनाइन। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर यंग बट नॉट फॉर एडल्ट्स। अर्जिनाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो अगर आप ये चाहते हो कि आप मजीद यंग दिखो, ये यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं होता या एडल्ट्स के लिए नहीं होता। ये बेसिकली उनके लिए तो जिनकी एज 40 या 50 से प्लस होती है। अगर आप यंग दिखना चाहते हो, आपकी स्किन फ्रेश रखनी चाहते हो, तो अपनी अर्जिनाइन यूज़ कर सकते हो। अर्जिनाइन एक अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड किससे बनते हैं? आपके प्रोटीन से बनते हैं। और अमीनो जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी बॉडी को ग्रोथ करते हैं मजीद। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है हिस्टिडाइन, फिर एस्पेकाइन, फिर लिकोइन, लाइसाइन, मैंथोनाइन, फिर फिनाइथनाइन, थ्योरोनाइन, ट्राइपोड एंड ये जितने वेलाइन, ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, ये 10 किस्म के सबसे ज़्यादा इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। पेपर में आप लोगों से इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है कि डैश इज़ अ डैश एसिड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको मुझे पता होगा कि ये 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, तो आप MCQs भी अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो। तो कोशिश करें आप इन 10 अमीनो एसिड्स को अच्छी तरह से सोल्व कर लो। वैसे सारे जो टॉपिक्स थे ये नम सेंटर टेस्ट के लिए
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नम्स के टेस्ट में, इसके अलावा यूएचएस के टेस्ट में, फिर ईटा के टेस्ट में सारे एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने इन स्लाइड्स को ध्यान से देखना है। उसके अलावा हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ होता है और साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच अटैच होता है, ठीक है, और साथ एक एराइल ग्रुप आर भी होता है। तो ये था इसका केमिकल फार्मूला। अब हम देखते हैं कि इसका जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल ओ एच विद आर रेफरिंग टू एन अल्काइल ग्रुप आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर वाइडली इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इंक्लूड दी अमीनो एसिड्स। वैसे इस वर्ष ऊपर जो हमने आपके सामने टॉपिक एक्सप्लेन किया था अमीनो एसिड्स का, आपको पता चल जाएगा अमीनो एसिड जो होते हैं ये ग्रुप है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, सारे किसके अंदर आ रहे हैं, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। ये आपको चीज़ें पता होंगी तो आप नम्स का टेस्ट अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द डेरिवेटिव्स आर यूज, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, ये पॉलीमर्स में बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बायोपॉलीमर्स बनाने के लिए। कोटिंग क्या होता है, जब हम पेंट करते हैं तो हम पहले अपने जो मेटल होता है, जो दरवाज़ा होता है, डोर होता है, हम उसकी कोटिंग करते हैं ताकि उसको जंग से बचाएं, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल डिफरेंट मेडिसिन दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर सॉल्वेंट्स, फूड एडिटिव्स, एंटी माइक्रोबल्स एंड फ्लेवरिंग। गाइस इस वीडियो का एंड हो चुका है, लेकिन एंड करने से पहले मैं एक छोटा सा नोट बता दूं, जितने भी टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर में भी आते रहे हैं और 2020 नम्स एंट्री टेस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी आने हैं। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को अगर आपने थोड़ा सा स्किप करके देखा तो इस तरह ना करें, आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा। फिर दोबारा शुरू से वीडियो शुरू करें और एंड तक देखें ताकि आपको इसकी अच्छी समझ में आए, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी नम्स के 5 साल की तैयारी भी होगी और 2020 की टेस्ट की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।